तो चलिए कहानी कालनेमी की पहली चाल के दूसरे हिस्से में चलते हैं। पिछले भाग में हमने रुद्र के जागरण और कालचक्र के घूमने की शुरुआत देखी थी। हाँ, और अब कहानी का दायरा बढ़ रहा है काशी से लेकर सीधा हिमालय तक। बिल्कुल। आज के सोर्स मटेरियल में काशी की एक मिस्ट्री है, दिल्ली से कुछ डिजिटल पहेलियां हैं और हाँ, कुछ पुराने योद्धाओं के जागने के बाद भी है। सही। देखते हैं ये सब कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। ये कहानी ना आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्य का एक बहुत ही दिलचस्प संगम लग रहा है ही। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग किरदार अलग अलग जगहों से एक बड़े संघर्ष की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। तो शुरुआत काशी से होती है। गंगा किनारे एक लाश मिलती है। अजीब बात यह है कि लाश पर आग से संस्कृत श्लोक लिखे हैं। पुलिस भी हैरान है। हाँ, और बाबा जब उन श्लोकों को पहचानते हैं, उनका रिएक्शन देखिए। वो कहते हैं ये शब्द सिर्फ मृत्यु के दरबार में बोले जाते हैं। ओहो, मतलब ये कोई साधारण मौत नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये साफ इशारा है कि मामला इंसानी समझ से परे है। ये उस अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल कॉन्फ्लिक्ट का पहला संकेत है। और तभी रुद्र को वो विजन आता है ना? पुराना युद्ध का मैदान, काला धुआं, सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, और बाबा उसे समझाते हैं कालनेमी के प्रहरी मृत्युपुत्र जाग गए हैं। ये मृत्युपुत्र, क्या ये वही धुएं जैसे साए हैं जिनके बारे में कहानी में आगे पता चलेगा? लगता तो यही है। और ये विजन सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये रुद्र की जो नई शक्तियां जागी हैं उनका भी सबूत है। उसे वो दिख रहा है जो आम लोगों को नहीं दिखता। अच्छा, और बाबा का ये कहना कि वो जाग गए हैं, मतलब खतरा अब एक्टिव हो गया है। एग्जैक्टली। ये एक तरह से लड़ाई की औपचारिक शुरुआत है। एक्शन शुरू हो चुका है। और फिर सीन शिफ्ट होता है दिल्ली। एक हैकर है आलिया, उसे एक अजीब डिजिटल सिग्नल मिल रहा है। हाँ, हर 108 सेकंड में रिपीट होता हुआ, और सिग्नल में संस्कृत शब्द हैं शंभाला द्वार। 108 सेकंड और शंभाला द्वार, ये कैसे जुड़ा है काशी वाले मामले से? यही तो कहानी का मॉडर्न ट्विस्ट है। पता चलता है कि सिग्नल नेपाल के हिमालय के एक रिस्ट्रिक्टेड ग्लेशियर से आ रहा है। एक ग्लेशियर से डिजिटल सिग्नल, कमाल है। हाँ। और आलिया, जो शायद इन सब पुरानी बातों से अनजान है, वो भी अनजाने में इस पहेली का हिस्सा बन जाती है। वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है रुद्र के लिए, भविष्य के लिए शायद। तकनीक यहाँ एक तरह से प्राचीन रहस्य का दरवाजा खोल रही है। और 108 का अंक भी हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। इंटरेस्टिंग। फिर कहानी वापस काशी आती है। मणिकर्णिका घाट, रात का वक्त। हाँ, और पानी से एक धुएं जैसा साया निकलता है जिसका कोई चेहरा नहीं है, बस लाल दरारें चमक रही हैं। और वो सीधे रुद्र को चैलेंज करता है, रक्षक, तेरा काल आ गया है। पहला आमना सामना। बिल्कुल, ये फर्स्ट कॉन्फ्रंट्रेशन है। रुद्र अपनी नई शक्तियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, अस्थिर हैं। और वो साया क्या करता है? वो रुद्र के दोस्त की आत्मा खींच लेता है और गंगा में गायब हो जाता है, पर रुद्र को छोड़ देता है। रुद्र को छोड़ देता है? क्यों? यही बाबा की बात गौर करने लायक है। वो कहते हैं, आज तू हारा नहीं, तुझे बचने दिया गया है। मतलब दुश्मन ताकतवर होने के साथ साथ चालाक भी है। वो दिखाना चाह रहा था कि वो क्या कर सकता है। हो सकता है ये शायद एक तरह की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। रुद्र को उसकी कमजोरी का एहसास कराना, उसके दोस्तों को टारगेट करना, डर पैदा करना। या शायद उसे पता है कि रुद्र अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, तो उसे मोहलत दे रहा है। ये भी मुमकिन है। शायद किसी बड़े खेल के लिए उसे जिंदा छोड़ा गया हो, कौन जाने। और इसी दौरान हजारों मील दूर हिमालय में एक ग्लेशियर टूटता है। हाँ, और उसमें से एक योद्धा बाहर आता है। एकदम अलग माहौल, चोल स्टाइल का कवच पहने हुए, हाथ में त्रिशूल जैसा भाला। विक्रांत। हाँ, विक्रांत। और पास के मठ से आवाज आती है, विक्रांत, समय आ गया है, दक्षिण में अग्नि जाग रहा है। दक्षिण में अग्नि, ये कौन है? और विक्रांत क्या करता है? विक्रांत कहता है, पहले काशी, और एक स्नो लेपर्ड पर बैठकर काशी की तरफ निकल पड़ता है। वाह, मतलब एक और रक्षक मैदान में आ गया। रुद्र अकेला नहीं है। सही, पर क्या ये सहयोगी है या इसका अपना कोई अलग एजेंडा है, ये अभी साफ नहीं है। और ये दक्षिण की अग्नि वाली बात भी एक नया रहस्य जोड़ देती है। वापस काशी में आते हैं। बाबा रुद्र को तैयारी करवाते हैं। उसे मृत्यु ध्वंस नाम का एक खंजर देते हैं। हाँ, जिससे उन प्रहरियों की आत्मा को नष्ट किया जा सके। तैयारी शुरू हो चुकी है। तो उसके विजन्स भी और गहरे होते जाते हैं ना। बिल्कुल, उसे सत्य युग, त्रेता युग में लंका के साए, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र का काला धुंध,
ये सब दिखने लगता है। ये दिखाता है कि कालनेमी का असर कितना पुराना और फैला हुआ है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ रुद्र की नहीं बल्कि युगों से चली आ रही है। हाँ, ये रुद्र के कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसके स्केल को दिखाता है। ये बहुत बड़ा संघर्ष है। और कहानी के अंत में एक और झलक मिलती है, एक ज्वालामुखी के अंदर। हाँ, एक और योद्धा आग में ध्यान कर रहा है। आंखें खुलती हैं, आग भड़कती है और आवाज आती है, अग्नि रक्षक जाग गया। अग्नि रक्षक, क्या ये वही दक्षिण की अग्नि है जिसका जिक्र हुआ था? बहुत पॉसिबल है। कहानी अब कई किरदारों और लोकेशंस में फैल चुकी है। काशी का जो लोकल खतरा लग रहा था वो अब एक ग्लोबल, शायद कॉस्मिक संघर्ष का हिस्सा लग रहा है। तो इस पड़ाव पर हमने देखा कि काशी में खतरा बढ़ रहा है, दिल्ली से डिजिटल सुराग मिल रहे हैं, हिमालय से विक्रांत आ रहा है, और एक रहस्यमयी अग्नि रक्षक भी जाग चुका है। रुद्र का पहला सामना हो चुका है और उसे इस युगों पुराने युद्ध की सच्चाई का अंदाजा हो रहा है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, ये जो अलग अलग रक्षक हैं, रुद्र, विक्रांत और ये अग्नि रक्षक, क्या ये तीनों मिलकर कालीनेमी का सामना करेंगे या इनके अपने रास्ते होंगे? क्या रक्षक होने का मतलब हमेशा एक टीम में होना है? सही कहा। क्या इनके उद्देश्य एक हैं या अलग अलग? और कालीनेमी, उसका असली मकसद क्या है? सिर्फ रुद्र को रोकना या कुछ और बड़ा? ये सब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सवाल हमें अगले हिस्से के लिए छोड़ने होंगे।